Good evening, students. So, this is our lecture number 26 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से डील किया था. हमने ये समझा था कि जब सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के अंदर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करता है तो सेक्शन 156 में उसके पास पावर है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने की विदाउट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट बेसिकली. ठीक है. एंड देन उसके बाद जो आपका प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157, जिसको हमने अच्छे से अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. उसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन को भी डिस्कस कर लिया था जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है. एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ठीक है. एंड देन अगेन आपका जो पावर होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, वंस यू गेट द परमिशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एक्सेप्ट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वहाँ पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते. इवन दो यू गॉट द परमिशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, आप एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. बट हमने इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था, दैट इज सेक्शन 42, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इवन इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट कर सकता है अगर एक्यूज्ड, ठीक है, अगर एक्यूज्ड अपना नाम या फिर रेसिडेंस बताने से मना कर दे. ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा. ठीक है. एंड अगेन जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है इवन फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. यहाँ तक आपको क्लियर है. अब हम लोग सेक्शन 157 के बाद की जर्नी को कवर करेंगे, दैट इज सेक्शन 160. ठीक है. तो आइए देखते हैं सेक्शन 160 के अंदर क्या दिया हुआ है. सो दिस इज सेक्शन 160. पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. यहां पर पुलिस ऑफिसर के पावर की बात कर रहा है. मतलब पुलिस ऑफिसर को बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 160 ये पावर दिया गया है कि ही कैन कॉल विटनेसेस, ही कैन समन विटनेसेस. दिस इज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि इफ ही इज इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर, तो वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन ही कैन कॉल और समन विटनेसेस, जो उसको लगता है कि जानते हैं, लाइक द पीपल हु आर एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ठीक है. तो आइए इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं. इट सेज एनी पुलिस ऑफिसर, any police officer making an investigation under this chapter. पहले इस पे ध्यान देते हैं. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसने कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया है एंड इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर अंडर चैप्टर 12. ठीक है. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर सिग्निफाइज कि चैप्टर 12 में अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आगे मे, देखिए मे का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिशन है. सो बेसिकली सेक्शन 160 इज एन इनेबलिंग प्रोविजन. इसको इनेबलिंग प्रोविजन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को आप डिस्क्रिशन दे रहे हैं, उसको इनेबल कर रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग सेक्शन 160 एन इनेबलिंग प्रोविजन. ठीक है. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन being within the limits of his own or any adjoining station, who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required. समझते हैं इसको अच्छे से. ठीक है. इसका मतलब क्या है सेक्शन 160 सबसेक्शन 1 का, इसको अच्छे से समझते हैं. देखिए, सबसे पहले तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर,
इसका मतलब ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 160 के दायरे में रह के चैप्टर 12 के दायरे में रह के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, खाली उसी के पास ये पावर है कि वो विटनेसेस को समन कर सकता है, उनको बुला सकता है। अब क्या इसका मतलब ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई और भी चैप्टर है? जी हाँ, ये तो आपका चैप्टर 12 हो गया। इसके अलावा कंप्लेन प्रोसीडिंग, जो आपकी कंप्लेन प्रोसीडिंग होती है, जो कि चैप्टर 15 के अंदर दी गई है, ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होती है। तो अगर पुलिस ऑफिसर कंप्लेन प्रोसीडिंग की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो वहाँ पर वो सेक्शन 160 के अंदर जो उसके पास पावर है कि वो विटनेसेस को समन कर सकता है उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वो पावर अवेलेबल नहीं रहेगी। ये पावर सिर्फ तभी उसके पास अवेलेबल है अगर वो चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है। दिस इज़ क्लियर नाउ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चैप्टर आपका 15 है ना, इसके अंदर सेक्शन 202, जब पढ़ेंगे इसको तब समझेंगे। सेक्शन 202 के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है कंप्लेन प्रोसीडिंग में, लेकिन वहाँ पर उसके पास सेक्शन 160 की जो पावर है वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये पावर खाली उन पुलिस ऑफिसर्स के पास अवेलेबल है जो चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में, again it's an enabling provision, by order in writing require the attendance before himself। इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में एक नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है, टू एनी पर्सन, किसी भी इंसान को जिसको वो पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं, बेसिकली उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, उनके स्टेटमेंट को लेने के लिए। बाय ऑर्डर इन राइटिंग मतलब आपको लिख के ये चीज़ भेजना पड़ेगा, मतलब पुलिस ऑफिसर को इस पर्टिकुलर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी से कंप्लाई करना पड़ेगा कि आपको लिखित फॉर्म में आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा टू द पर्सन जिसको आप समन करना चाहते हैं, राइटिंग फॉर्मेट में। बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ, ठीक है, बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन। अब यहां पर ये जो टर्म है एनी पर्सन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपके हिसाब से एनी पर्सन में कौन कौन आ जाता है? थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। अगर जनरली देखा जाए तो एनी पर्सन में सबसे पहले तो आपके विटनेसेस आएंगे। विटनेसेस कौन हो गए? जिन्होंने वो क्राइम कमिट होते हुए क्या पता देखा हो, एंड पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस इंसान ने वो क्राइम कमिट होते हुए देखा है। सपोज XYZ प्लेस पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ, वहां पर एक शॉप है, ठीक है, वहाँ पर एक शॉप है, तो पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उस शॉप ओनर ने क्या पता उस क्राइम को कमिट होते हुए देखा है। क्लियर है आपको? तो विटनेसेस को बुला सकते हैं जिन्होंने वो क्राइम कमिट होते हुए देखा है। देन उसके बाद आपके विक्टिम को बुला सकते हैं जिसके अगेंस्ट में वो क्राइम कमिट हुआ है। अब आपको याद होगा विक्टिम की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, जिसमें कि आपके गार्जियन और नियर रिलेटिव सबके सब आ जाते हैं। ठीक है, विक्टिम में ये सारे के सारे कवर होते हैं। तो आप या तो गार्जियन को या फिर नियर रिलेटिव को, इन सबको आप समन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में विक्टिम के एम्बिट के अंदर। आपको याद है विक्टिम की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी थी? एक बार सोचिए। विक्टिम की डेफिनेशन आपकी है अंडर सेक्शन 2WA ऑफ CRPC। ठीक है, 2WA के अंदर विक्टिम की डेफिनेशन दी है, जिसमें कि इंक्लूडेड है, इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन विच मीन्स इसके अंदर इंक्लूडेड है गार्जियन या फिर लीगल आयर या फिर रिलेटिव्स वगैरह। ठीक है, तो विटनेसेस और विक्टिम तो क्लियर हो गया। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एक्यूज्ड को भी बुला सकते हैं? क्या अगर मतलब पुलिस ऑफिसर को किसी इंसान पे शक है, उसको लगता है, उसको ये ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि इस इंसान ने ही वो कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज्ड को ही बुला सकते हैं? क्या एनी पर्सन के एम्बिट में एक्यूज्ड भी आता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा एक केस लॉ में, जो कि है नंदिनी सतपति वर्सेस PL धानी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा केस लॉ को। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन द accused can be called under section
160, ठीक है। इसमें यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्यूज्ड भी जो है वो एनी पर्सन के एम्बिट में कवर्ड है, एंड अगर पुलिस ऑफिसर चाहे जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर चैप्टर 12, वो एक्यूज को भी समन कर सकता है उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर है आपको? मतलब यहाँ पे जो एनी पर्सन है इसमें आपके विटनेस, विक्टिम और एक्यूज्ड तीनों आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एम्बिग्विटी आपकी आती है सेक्शन 41A से, दैट इज नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। एक बार इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पुलिस ऑफिसर अगर चाहे, ठीक है, तो वो एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज सकता है टू एनी पर्सन जिसके अगेंस्ट में एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वहाँ पर वो एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज सकते हैं अगर उनको लगता है कि इस एक्यूज को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक्यूज को उनको लगता है अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो वो बिना अरेस्ट किए उसको बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन में उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इससे मतलब जो सेक्शन 41A में ये चीज़ दिया हुआ है, तो सेक्शन 160 के अंदर एक्यूज को आपने क्यों इंक्लूड किया? सोचिए इस चीज़ को। सपोज पुलिस ऑफिसर ने किसी विटनेस को बुलाया हु इज एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, एंड बाद में वो विटनेस ही एक्यूज निकला, तब क्या होगा? ठीक है, दैट्स वाई ऐसे सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए एनी पर्सन में एक्यूज्ड भी आपका कवर्ड है। ऐसा नहीं कि वो बाद में बोले मैं तो विटनेस था, मैं तो एक्यूज था ही नहीं, तो मुझे बुलाया कैसे आपने, ठीक है। तो एनी पर्सन जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर आपका एक्यूज्ड भी कवर है। क्लियर है आपको ये चीज़? अब सेक्शन 41A को पूरा ही पढ़ लेते हैं। वेयर सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। मतलब अगर एक्यूज को ऐसा नोटिस भेजा जा रहा है कि आपको पुलिस स्टेशन में अपीयर होना है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम टू कंप्लाई विद द नोटिस, मतलब उसको पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। अब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजा है एक्यूज को, एंड एक्यूज जो है उस नोटिस से कंप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर तो चलो अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इवन दो इज कंप्लाइंग विद द नोटिस बट देयर इज अ सस्पिशन, लगता है उसको पुलिस ऑफिसर को कि ये बंदा जो है ना ये अपीयरेंस के बाद भाग जाएगा, ये क्या पता देश छोड़ दे, ठीक है, या फिर स्टेट से कहीं भाग जाए या फिर कहीं जाके छुप जाए, एब्सकॉन्ड कर जाए, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्डेड रीजंस को हम कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने एक्शंस को, ठीक है। स्पीकिंग ऑर्डर के साथ मतलब एक अपने रीजंस को रिकॉर्ड करके पुलिस ऑफिसर उस चाहे तो इंसान को अरेस्ट कर सकता है। वो बता सकता है कि मेरे को लग रहा था इस बंदे के स्टेटमेंट से कि ये या तो देश छोड़ देगा, ठीक है, या फिर ये कभी दोबारा पुलिस स्टेशन में आएगा ही नहीं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस से बचने के लिए पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। सबसेक्शन 4, वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो नोटिस उसको भेजा गया अपीयरेंस का, अगर उससे कंप्लाई नहीं करता है और अगर उसने कंप्लाई किया लेकिन कंप्लाई करने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन में आता है एंड पुलिस वाले उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम और रेसिडेंस हमको बताओ, ताकि हम लोग दोबारा अगर चाहें तो तुम्हारे रेसिडेंशियल प्लेस को विजिट कर सकें अगर तुम एब्सकॉन्ड करने की कोशिश करो तो वो कहता है नहीं, मैं अपना नाम और पता नहीं बताऊंगा, और 2-3 फंडामेंटल राइट्स खोल के बैठ जाता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग दिस हाइपोथेटिकली, ऐसा वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अपना रेसिडेंशियल प्लेस या फिर नाम बताने से मना कर दे तो वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक टर्म लिखा है, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। ये जो है ना आपका
it is referring to section 438 which is concerning anticipatory bail. ठीक है, ये हम लोग जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और अच्छे समझेंगे. अभी बस इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 438 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है, जो कि ये कहता है कि आप अरेस्ट होने से पहले ही सेशंस कोर्ट में जाके या फिर हाई कोर्ट में जाके बेल ले सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि अगर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने का प्रयास करते भी हैं तो आप उस कोर्ट का ये ऑर्डर दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे तो एंटिसिपेटरी बेल मिला हुआ है, आई एम इम्यून, तो मुझे अरेस्ट अभी नहीं कर सकते. इसीलिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ. ठीक है, तो इससे भी पुलिस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ओनली देन दे कैन अरेस्ट. अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास है, एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर पास है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते. क्लियर है? सेक्शन 41A. आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own. अब यहाँ पर आते हैं, limits of his own or any adjoining station. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पुलिस ऑफिसर खाली अपने जुरिस्डिक्शन में रहने वाले लोगों को ही समन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए. ऐसा नहीं है कि जो पुलिस वाला है वो तमिलनाडु में रह रहा है, ठीक है, एंड वो दिल्ली में समन नोटिस भेज दे रहा कि आइए आप पुलिस स्टेशन. अब वो बंदा पुलिस स्टेशन जाने के लिए दिल्ली से तमिलनाडु थोड़ी ट्रैवल करेगा. ठीक है, कॉमन सेंस. ऐसे केसेस में अगर देखा जाए तो जो तमिलनाडु की पुलिस है उसको दिल्ली विजिट करना पड़ेगा और उसके रेसिडेंशियल प्लेस पे जाके उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वो समन नहीं कर सकते, वो उसको बुला नहीं सकते. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है लिमिट्स ऑफ हिज ओन. इसका मतलब ये है जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रह के, या फिर एडजॉइनिंग स्टेशन. अगर कोई बहुत दूरी के स्टेशन में नहीं है, जुड़ा हुआ कोई स्टेशन है, अगल बगल का स्टेशन है, ठीक है, तो वहाँ से भी अगर वो चाहें, मतलब उसके भी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई विटनेस रह रहा है तो उसको भी वो बुला सकते हैं. ठीक है, ये भी है इसमें. क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं. Any police officer making investigation under this chapter, that is chapter 12, may, enabling provision, by order in writing require the attendance before himself of any person. देखो before himself लिखा है, खाली खुद के पास बुला सकते हैं, ये नहीं कि बोल दे डीएसपी के पास जाओ. ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है खाली वो अपने पास ही बुला सकता है. Before himself of any person. Any person includes accused, witness and victim. और victim में आपके कौन कौन आ जाएंगे? गार्जियन और लीगल लायर. Being within the limits of his own or any adjoining station who फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज. यहाँ पे बात हो रही है आपकी जो सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 155 सबसेक्शन 1 की जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिकॉर्ड की है, गिवन और अदरवाइज. अगेन अदरवाइज आपको याद है ना, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज अपीयर्स टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. मतलब उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस बंदे को पता है कि इस केस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये बंदा विटनेस है, इसने क्राइम को कमिट होते हुए देखा है. ठीक है, अपीयर्स टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड. एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड. अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर ये टर्म क्यों यूज़ किया गया है? shall attend as so required. इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी इंसान को बुलाया है कि तुम पुलिस स्टेशन आओ, हमें तुम्हारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, तो वो जो इंसान है उसको उस रिटन ऑर्डर से कंप्लाई करना पड़ेगा एंड ही हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वो कंप्लाई करने से मना कर दे तब क्या होगा? ठीक है, अगर वो कंप्लाई करने से मना कर दे तो यहाँ पर आपका सेक्शन 174, 176 एंड 177 ऑफ आईपीसी पिक्चर में आ जाएगा. एंड सेक्शन 174 के अंदर अगर वो पुलिस ऑफिसर के रिटन नोटिस से कंप्लाई नहीं करता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है, बिकॉज these are offenses under IPC. IPC के अंदर ये कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने आपको एक रिटन नोटिस दिया है, समन किया है, आपको बुलाया है, और अगर आप नहीं जाते हो
तो आपको पनिश किया जा सकता है अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। आप देख लीजिएगा एक बार सेक्शन 174, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, अब पढ़ते हैं प्रोवाइजो को। तो प्रोवाइजो को हम कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन। उसमें जो लिखा है हमें उसी चीज़ से कंप्लाई करना है, हम उसको लिबरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते या फिर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी नहीं दे सकते। तो हम क्या देंगे इसको? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और above the age of 65 years or a woman or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है समझते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोवाइजो ये कहता है कि कोई भी ऐसा मेल व्यक्ति जिसकी उम्र 15 साल से कम की हो, अब सपोज वो बच्चा है, उसको आप पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं एज ए विटनेस और उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉमन सेंस यूज़ करिए, बच्चा है, पुलिस स्टेशन जाएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखेगा, तो मतलब कैसा लगेगा उसको, उसके मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। तो इट्स अ वेलफेयर प्रोविज़न, ये एक वेलफेयर प्रोविज़न है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे के मेंटल स्टेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े बीइंग अ विटनेस, तो उसको पुलिस स्टेशन में बुलाना वुडंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स। अब कोई भी मेल व्यक्ति है जो 65 साल से अधिक का है, वो कितना इन्फर्म होगा, कितना वीक होगा, अगर आप उसको पुलिस स्टेशन बुला रहे हो, उसको ट्रैवल करना पड़े, क्या पता वो ट्रैवल कर ही ना पाए, ठीक है। उसके लिए ट्रैवल कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को भी अगर आप पुलिस स्टेशन में बुला रहे हो, डजंट मेक सेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है और अ वुमेन, किसी भी एज की वुमेन, ये याद रखिएगा, ऑफ एनी एज, किसी भी एज की वुमेन को आप पुलिस स्टेशन में नहीं समन कर सकते, नहीं बुला सकते, ठीक है। और ए मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मतलब कोई मेंटली या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है, जैसे कोई बच्चा है जिसको, मतलब कोई बंदा है जिसको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो नई जगह पे जाके डर जाता हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप बुला रहे हो पुलिस स्टेशन में एज ए विटनेस, उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या पता पुलिस स्टेशन में जाके पागल हो जाए। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को भी आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाएंगे। शैल बी रिक्वायर्ड, देखिए शैल का मतलब यहाँ पर ये है, इट शोज मैंडेटरी, यहाँ पर डिस्क्रिशन नहीं दी है आपको, यहाँ पे मैंडेटरली कहा गया है कि कोई भी ऐसा मेल पर्सन है जिसकी 15 साल से कम की उम्र है या 65 साल से अधिक की उम्र है, या कोई वुमेन है या फिर कोई मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसको आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाएंगे। बट अगर आपको उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं तो आप क्या कर सकते हो? शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस, आप किसी भी और जगह पे जा सकते हो अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन और वुमेन रिसाइड्स। इसका मतलब यही है कि जहाँ पे वो रहते हैं, अब मान लीजिए आप वहाँ पे भी जा रहे हैं तो एक सोसाइटल प्रेशर बनता है कि पुलिस क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है। ऐसे आप देखते नहीं आस पड़ोस में क्या होता है, पुलिस आती है, आप खुद भी बालकनी से झांक के देखते हैं कि अरे भाई पुलिस आई है, बहुत बड़ा कुछ मैटर हुआ होगा, मुझे तो पहले ही इस पर शक था, ऐसे दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं ना। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को भी अवॉइड करने के लिए किसी और प्लेस पे भी जाके पुलिस ऑफिसर उन ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है, रैदर देन कॉलिंग देम टू द पुलिस स्टेशन। सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट मे, अगेन इट्स अ discretion upon the state government, may by rules made in this behalf provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other than his residence। इसका मतलब ये है कि अगर जिस जगह पर वो इंसान रहता है उसके अलावा किसी भी और जगह पर पुलिस ऑफिसर उसको समन करता है, उसको बुलाता है, ठीक है, या फिर किसी और जगह पर उसको जाना पड़ता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर्स को स्टेटमेंट दे सके, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मतलब बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स, ठीक है, जो भी रीजनेबल एक्सपेंस विटनेस को आएगा ट्रैवलिंग का वो पे करेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स या नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो इसको हम कहते हैं डाइट मनी, ठीक है। जो आपका सबसेक्शन 2 है सेक्शन 160 का, इट टॉक्स अबाउट डाइट मनी। तो क्लियर है आपको ये भी। अब आइए देखते हैं कि BNSS
का जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, मतलब BNSS का जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है CRPC का, उसमें क्या क्या नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो द हेड नोट सेज पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पेरीमेट्रिया. आगे देखते हैं सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 13, इसमें चैप्टर 13 हो गया है, may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with facts and circumstances of the case and such person shall attend as so required. ये तो सेम ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, प्रोवाइजो पे आते हैं. प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years और above the age of 60 years or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place in which such person resides. अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो जो मेल पर्सन में एज लिमिट थी उसको और घटा दिया गया है एंड 60 years कर दिया गया है. तो ये चेंज आप ध्यान रखिएगा, पहले 65 years था, अब उसको घटा के 60 years कर दिया गया है. और साथ ही साथ इसमें एक नया एडिशन किया गया है विथ पर्सनस विथ एक्यूट इलनेस. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच पर्सन रिसाइड्स. बाकी तो सेम ही है. दूसरे प्रोवाइजो पे आते हैं. अब ये जो दूसरा प्रोवाइजो है ये एक नया एडिशन है. ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड एट द पुलिस स्टेशन सच पर्सन मे बी परमिटेड सो टू डू. अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अब सपोज कोई इंसान है जो फर्स्ट प्रोवाइजो की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसको पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता विटनेस के फॉर्म में उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, बट वो इंसान विलिंगली कह रहा है भाई मैं जाना चाहता हूँ. अब एक सपोज एक फीमेल है, ठीक है, एक वुमेन है, मतलब जनरली आई एम सेइंग अगर उसको कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिट एंड फाइन कोई फीमेल है, कोई वुमेन है, तो वो तो पुलिस स्टेशन जा ही सकती है. अब सपोज आप उस फीमेल के घर पे जाते हो, ठीक है, या फिर किसी भी और दूसरी जगह पे जाते हो उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो देखेगा ही. ठीक है, एंड सोसाइटी तो आपको पता ही है, बातें करना शुरू कर देती है, अपने मन से एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती है कि हाँ मुझे तो शक था ही इस इंसान पे, इस औरत पे, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए डिस्क्रिशन दे दिया गया है प्रोवाइजो 1 की कैटेगरी के लोगों को कि अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप पुलिस स्टेशन में भी जाके, अगर आपको बुलाया जाए तो आप चाहें तो पुलिस स्टेशन में भी जाके अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा सकते हैं रादर देन गोइंग टू सम अदर प्लेस. ठीक है, तो ये आपका एक न्यू एडिशन है. क्लियर है. सबसेक्शन 2 पे आते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस. ठीक है, रीजनेबल एक्सपेंसेस मतलब वही है जो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आया. ये नहीं कि आप ये बोलना शुरू कर दें कि मैं होटल में रुका था, ठीक है, मैं क्या कहते हैं, मतलब मेरा कोई कुछ ये हो गया, मेरी गाड़ी ठुक गई, ये हो गई आने होने के चक्कर में, ये सब नहीं. रीजनेबल एक्सपेंस मतलब क्या है, जो भी आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर लगे हैं उतना पैसा ही पुलिस ऑफिसर आपको पे बैक करेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके बिहाफ में कोई रूल्स या फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं तो. और डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहे तो नहीं भी करेंगे, आपको तब भी जाना पड़ेगा, आपको अपना जेब ही खर्च करना पड़ेगा. रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस. सो ये भी अगेन पेरीमेट्रिया ही है, नो चेंजेस. ठीक है, सो वी आर डन विद सेक्शन 160. हमने साथ ही साथ पैरेलली सेक्शन 41A भी पढ़ लिया. ठीक है, एंड वी आर डन विद द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 दैट इज इन BNSS सेक्शन 179. So thank you so much. I'll meet you in the next lecture.